नमस्कार। चंडीगढ़ दूरदर्शन के खास कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वस्थ जीवन में आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक करीब 1 करोड़ लोग हमारे मुल्क में काला मोतियाबिंद यानी ग्लूकोमा से पीड़ित हैं और ग्लूकोमा की वजह से अंधापन भी हो सकता है, यानी कि एक खतरनाक बीमारी है और लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इनके कुछ लक्षणों पर ध्यान दिया जाए, वक्त रहते सचेत हो तो इससे बचा भी जा सकता है। तो आज बात काला मोतियाबिंद यानी ग्लूकोमा पर करते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, GMCH चंडीगढ़। बहुत बहुत स्वागत सर। ग्लूकोमा से अंधापन भी हो सकता है, इसी से जाहिर होता है कि कितनी खतरनाक बीमारी है। सबसे पहला तो मेरा सवाल ही यही है कि ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद है क्या? ग्लूकोमा, जिसको कि आम भाषा में काला मोतिया कहा जाता है, काला मोतिया आँखों की एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर वक्त रहते इसको ना पकड़ा जाए तो ये अंधापन भी कर सकती है। काला मोतिया में होता क्या है कि आँख का प्रेशर, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, तो आँख का भी एक नॉर्मल लेवल का प्रेशर होता है जो कि आँख को एक उसकी स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, उसको देखने में मदद करता है। तो वो प्रेशर आँख में ज़रूरी हिस्सा है। तो अगर वो प्रेशर नॉर्मल पॉपुलेशन में, नॉर्मल व्यक्ति में 10 से 20 मिलीमीटर मर्करी रहता है, तो ग्लूकोमा पेशेंट्स में वो प्रेशर बढ़ जाता है, 20 मिलीमीटर मर्करी से ऊपर हो जाता है। चाहे वो आँख के पानी बनने की मात्रा बढ़े, जहाँ उसका जो ड्रेनिंग सिस्टम होता है, जो आँख का पानी लगातार दिन रात बनता रहता है, नया बनता है और पुराना ड्रेन होता रहता है, आँख से बाहर निकल जाता है। एंगल ऑफ आई एक स्ट्रक्चर होता है कि उसके थ्रू आँख से एग्जिट होकर ब्लड वेसल्स में चला जाता है। अगर उसका आउटफ्लो यानी कि बाहर निकलने की रफ्तार कम हो जाए, जहाँ जो द्रव्य जो उसकी बनने का मात्रा बढ़ जाए, तो दोनों की वजह से आँख का प्रेशर बढ़ सकता है। तो मेन कारण है कि इसका जो बाहर निकलने का प्रक्रिया है उसमें प्रॉब्लम होती है और बाहर निकलना कम हो जाता है, तो आँख के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ प्रेशर जो हमारी आँख की सबसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, ऑप्टिक नर्व, नस जो होती है, जो हमारे दिमाग तक देखने की सेंसेशन लेके जाती है, उस नस को धीरे धीरे ये हाई प्रेशर डैमेज कर देता है। तो इसको काला मोतिया कहते हैं कि जो प्रेशर की वजह से हमारी नस डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे अंधापन आ सकता है। ये काला मोतिया सफ़ेद मोतिया से अलग है। सफ़ेद मोतिया को हम मोतियाबिंद कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी आँख में एक लेंस होता है जो कि लाइट रेज को फोकस करके हमें साफ दिखने में मदद करता है। उम्र के साथ उस लेंस में ओपेक होना शुरू हो जाता है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता कम हो जाती है, तो इसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। सफ़ेद मोतिया का ऑप्टिक नर्व से कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। आपका लेंस ओपेक हो गया, जब भी हम सर्जरी करेंगे उसको विजन को पूरा रिस्टोर कर सकते हैं। काला मोतिया में ऐसा नहीं है। तो काला मोतिया में वो जितना डैमेज हो गया वो इरिवर्सिबल होता है, वो वापस नहीं आता। तभी हम इसको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहते हैं। और ये होता क्यों है ये भी बताइए, क्योंकि 6 से 12 मार्च वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक हम मना रहे हैं और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो, उन्हें पता चले। हाँ जी। जैसे आपने बोला, वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक हर साल मार्च के महीने में 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल ग्लूकोमा सोसाइटीज़, वर्ल्ड ग्लूकोमा एसोसिएशन के अंडर सारे कंट्रीज़ के जो ग्लूकोमा एसोसिएशन है उस कंट्री की, वो मिल के करते हैं। तो हमारा मेडिकल कॉलेज भी इस हफ्ते, इस सप्ताह काफ़ी कुछ कर रहा है। पेशेंट के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, पेशेंट अवेयरनेस टॉक कर रहे हैं, अवेयरनेस टॉक फिर जो हमारा पेरी मेडिकल स्टाफ है उनके लिए कर रहे हैं। ओल्ड एज होम में भी हमारी टीम जा रही है 15 सेक्टर में इसी ग्लूकोमा वीक के अंडर। तो ग्लूकोमा होने का जो मुख्य कारण है कि इसका हमें अभी पता नहीं है क्यों होता है। कुछ लोगों में तो ये फैमिलीज़ में रन होता है, बट अदरवाइज ये किसी को भी हो सकता है। ओल्ड एज जो है वो मेन फैक्टर है
कि एज के साथ आप 60 साल के ऊपर हैं तो आपको काला मोतिया पकड़ सकता है, बट ये काला मोतिया नॉर्मली सिम्टमलेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं होते। मैं सिम्टम्स पर ही आने वाली थी कि इसके symptom पे आने लक्षण वाले। क्या होते हाँ ताकि जी, इससे हाँ जी। बचा जा सके समय रहते। हाँ जी, तो जो लक्षण कम होते हैं या साइलेंट होता है तो तभी इसको साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहा जाता है। तो इसके ऐसे कुछ खास लक्षण नहीं होते। अभी मैं आपको इनके प्रकार के बारे में अगर बात करें तो ग्लूकोमा के अलग अलग वैरायटीज़ हैं, टाइप्स हैं। तो अलग हर टाइप का अपना अपना सिम्टोमेटोलॉजी है कि उनके अलग अलग लक्षण रहते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा है जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। सो जैसे मैंने शुरू में बोला एंगल ऑफ आई होता है। सो एंगल ऑफ आई से हमारा जो द्रव्य है आँख से बाहर निकल जाता है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं जिसको। तो वो द्रव्य जिस एंगल से निकलता है, अगर वो एंगल हम जब आँख का निरीक्षण करें और अगर हम वो देख सकते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो अगर वो खुला हुआ है तो उसको ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा के कोई लक्षण नहीं होते, तो वो साइलेंट थीफ ऑफ विजन इसीलिए उसको बोलते हैं कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता। वो डॉक्टर के पास चश्मा जांच कराने या किसी और समस्या के लिए जाते हैं तो उनके आई स्पेशलिस्ट जब उनको एग्जामिन करते हैं तो वो बताते हैं कि आपको ग्लूकोमा है। वो प्रेशर चेक करने से पता चल सकता है, नस देखने से पता चल सकता है कि ग्लूकोमा की उसके ऊपर हाई प्रेशर अगर है तो उसका असर नस पे हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो फिर आई स्पेशलिस्ट बताते हैं कि आपको ग्लूकोमा है। तो पेशेंट को कुछ पता नहीं होता। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी साइलेंट ही होता है ज़्यादातर। अगर हम ब्लड प्रेशर चेक कराने जाएं तो पता चलता है कि बढ़ा हुआ है, बहुत कम लोगों में सिर दर्द या कुछ ऐसा होता है। तो ग्लूकोमा की दूसरी टाइप एंगल क्लोजर है, जिसमें वो एंगल आँख का वो बंद हो जाता है, तो उसमें फिर सडन प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें फिर पेनफुल रेड आई हो सकती है कि आपका सडनली अटैक हो गया, अक्यूट अटैक बोलते हैं उसको, आँख लाल हो गई, आँख में प्रेशर बढ़ गया, पानी निकला, दर्द हुई, वॉमिटिंग आ सकती है। तो वो एंगल क्लोजर के लक्षण होते हैं जी। तो अगर हम ओपन एंगल क्लोजर देखें तो हमारे 60% ओपन एंगल देखा जाता है और 40% के करीब जो लोगों में एंगल क्लोजर देखा जाता है। और कुछ ये बच्चों में भी हो सकता है जिसको हम कंजेनिटल ग्लूकोमा कहते हैं। अच्छा, तो बुजुर्ग और जवान और बच्चे तीनों ही इसकी चपेट में आ सकते हैं और इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो फिर कैसे सचेत रहा जाए? ये जो वर्ड ग्लूकोमा वीक हम कर रहे हैं तो इसका पर्पस है, जो लक्ष्य है, जनरेट करना अवेयरनेस, लोगों को जागरूक कराना कि एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंधा बना सकती है बिना कोई लक्षण के, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है, तो वो भी हमें स्क्रीन करनी पड़ती हैं। तो हम लोगों को ये जागरूक कराना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंडर कि एक ऐसी बीमारी है जो मतलब बड़ी सीरियस प्रॉब्लम कर सकती है अगर उसको टाइम पे ना पकड़ा जाए। तो इसके लिए अगर कोई भी इंसान जो 40 साल के ऊपर है, जिसकी परिवार में ग्लूकोमा है, जिसको माइनस नंबर का चश्मा लगा हुआ है, डायबिटीज़ है, थायराइड डिजीज़ है, वो डॉक्टर के पास जाएं, आई स्पेशलिस्ट के पास, कि हमें आप ग्लूकोमा के लिए स्क्रीन करें, तो फिर हम इसको पकड़ सकते हैं और इसका हम जो ये अंधापन करता है उसको बचा सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो ये कब कब चेकअप के लिए जाना चाहिए? 6 महीने बाद या 1 साल बाद? कुछ ऐसा भी आप रिकमेंड करते हैं? साल के बाद, अगर 40 साल की उम्र के बाद आप जाएंगे तो आपको आई स्पेशलिस्ट देखेंगे। अगर वो देखेंगे कि आप में, आपकी आंख में प्रेशर ठीक है, आपका एंगल खुला हुआ है, आंख का जो ड्रेनेज वाला एंगल है, और आपकी नस ठीक है, तो फिर तो आपको बोलेंगे वो कि आपके कोई एविडेंस नहीं है, आप चाहे 2 साल में आए। तो जिन लोगों के कोई जरा भी आंख का या तो प्रेशर बढ़ा हुआ है या नस पे कोई भी उनको लक्षण लगता है काले मोतिये का, उनको हम फिर क्लोज स्क्रीनिंग करते हैं कि 6 मंथ्स के बाद उनके फिर कुछ और टेस्ट भी करे जाते हैं, पेरीमीट्री बोलते हैं जिसको, कि उससे आँख का हम फंक्शनिंग चेक हो जाती है कि जो नस पे लक्षण है वो आँख के फंक्शन में भी उसका असर आ रहा है कि नहीं। अगर पेरीमीट्री उस पर चेंजेस आ जाएं तो फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, अदरवाइज़ हम उनको फॉलोअप पे रखते हैं कि आप हर 6 महीने साल में हमारे पास आते रहें। जब भी हमें लगेगा कि आपकी आंख में प्रेशर की वजह से चेंजेस आ रहे हैं तो हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे।
अब ट्रीटमेंट पे आते हैं कि जब आप चेक करते हैं और ग्लूकोमा पेशेंट निकलता है, हाँ जी। फिर आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कितने तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? हाँ जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा और बच्चों में कंजेनिटल ग्लूकोमा, तो हर ग्लूकोमा के प्रकार का अलग तरह का इलाज होता है। तो अगर ओपन एंगल ग्लूकोमा है तो उसमें जैसे ही हमें लगता है कि प्रेशर आंख को डैमेज कर रहा है, टेस्ट करके हम पकड़ सकते हैं कि डैमेज हो रहा है, तो फिर हम मेडिकेशन शुरू करते हैं। तो उनकी जो ग्लूकोमा की अलग अलग मेडिकेशंस हैं, तो वो जैसे भी आपको आई स्पेशलिस्ट प्रेशर देख के डिसाइड करेंगे कि एक मेडिकेशन देनी है, 2 मेडिकेशन देनी है, तो वो फिर पेशेंट को उसके हिसाब से जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं वो डालनी पड़ेगी। लाइफ लॉन्ग होती हैं ये मेडिकेशन। जस्ट लाइक डायबिटीज़, जैसे डायबिटीज़ में क्या होता है कि एक शुगर का लेवल मेंटेन रखना होता है, डायबिटीज़ कभी भी हम इरेडिकेट नहीं कर सकते। इसी तरह काला मोतिया में भी आँख का जो प्रेशर है 10 से 20 है, तो हमको उसको नॉर्मल रेंज में रखना है ताकि डैमेज ना हो, तो इसको भी हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, तो हम उसको प्रेशर को कंट्रोल ही कर सकते हैं। और जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है उनमें लेज़र्स होते हैं। सो लेज़र से हम एक जो आँख का ब्राउन वाला पार्ट होता है, आइरिस जिसको बोलते हैं, उसमें एक ओपनिंग बना देते हैं ताकि अक्यूट अटैक ना हो, तो उसमें लेज़र करते हैं और मेडिकेशन है। और अगर पेशेंट को काफ़ी एडवांस स्टेज होती है, काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं तो प्रेशर काफ़ी देर से बढ़ा हुआ है, पता ही नहीं चला, सडनली आते हैं तो काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, उन पेशेंट में फिर हम सर्जरी भी, ऑपरेशन भी सीधा कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जिनकी सर्जरी होती है या लेजर जिनका होता है या जो मेडिकेशन पे हैं, किन बातों का वो ख्याल रखें? उनको रेगुलर फॉलोअप पे ज़रूर जाना चाहिए कि जैसे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन पेशेंट है, एक बार दवाई शुरू होगी डजंट मीन कि वो क्योर हो गई है। ग्लूकोमा में भी ऐसा ही है कि दवाई शुरू होगी, जहाँ लेज़र हो गया, जहाँ ऑपरेशन हो गया, ये सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन जैसा नहीं है। सफ़ेद मोतिया में आपका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद आप डॉक्टर के पास ना भी जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। काला मोतिया में हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे दवाई दे रहे हैं, चाहे लेज़र कर रहे हैं, चाहे ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका पर्पज़ प्रेशर को कम करना है, कंट्रोल करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार कंट्रोल हो गया तो लाइफ लॉन्ग कंट्रोल रहेगा। इसके लिए आपको रेगुलर आई स्पेशलिस्ट को हर 3-4 महीने दिखाते रहना चाहिए। जब भी वो प्रेशर क्या होता है, कई बार ऑपरेशन के बाद फिर बढ़ने लगता है, या शुरू में आपको एक दवाई के साथ प्रेशर कंट्रोल है, बट साल बाद वो दवाई इनएडिक्वेट हो गई या डिजीज़ प्रोग्रेस कर गई तो आपका वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो दूसरी दवाई ऐड करनी पड़ेगी। इसी तरह ऑपरेशन के बाद अगर आपका प्रेशर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया तो हो सकता है आपको मेडिकेशन दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़े और कई बार दोबारा ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और अगर लेज़र जब करते तभी इन्हीं बातों का ख्याल रखना चाहिए? लेज़र में भी यही है कि लेज़र इज़ नॉट क्योर फॉर ग्लूकोमा। उससे आपने जहाँ तो प्रेशर कम किया है, जहाँ अक्यूट अटैक ना हो इसलिए लेज़र किया है, तो उसके बावजूद भी डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर सकती है, मेडिकेशन की उसके बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है, सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको रेगुलर दिखाना पड़ेगा, रेगुलर मेडिकेशन डालनी पड़ेगी। तो मैं अपने पेशेंट को हमेशा बताता हूँ, हमारे ना कंप्लायंस बड़ा पुअर है कि पेशेंट दवाई बताओ, जब डॉक्टर के पास 3 महीने बाद जाना है तब दवाई डालेंगे, बीच में चाहे भूल जाएं। तो मैं उनको कहता हूँ खाना भूल जाओ, दवाई नहीं भूलनी। रात का खाना, मोस्टली रात को ये दवाई जो डालनी होती है एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन, तो अगर 9 बजे डालनी है तो मैं खाना उस दिन चाहे ना खाओ, दवाई नहीं भूलना। और 2-3 दवाइयाँ इकट्ठी लेके रखो, ये नहीं है कि आज दवाई ख़त्म हो गई कल परसों लाएंगे, हफ्ता ला ही नहीं पाए, तो वो जो फ्लक्चुएशन ऑफ प्रेशर है वो ज़्यादा डैमेजिंग है। तो कांस्टेंट कंट्रोल चाहिए प्रेशर का। बिल्कुल, ये क्योंकि आंखों का मामला है और इन आंखों से हम खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। ग्लूकोमा आई ड्रॉप के बारे में भी ज़रूर बताइए, वो आप कब रिकमेंड करते हैं? हाँ, तो जब भी हम पेशेंट को एग्जामिन करके डिसाइड करते हैं कि आपकी आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपके चेंजेस नस में आ गई हैं, ऑप्टिक नर्व जिसको बोलते हैं, और एक पेरीमेट्री टेस्ट होता है उस पर भी चेंजेस आ गए हैं, जब तीनों चीज़ें हैं फिर हम ग्लूकोमा डायग्नोज करते हैं। तो जब ग्लूकोमा कंफर्म हो जाता है तभी ही दवाई शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक आपके ग्लूकोमा कंफर्म नहीं है, सिर्फ प्रेशर बढ़ा है या सिर्फ नस पे चेंजेस हैं, फील्ड में चेंजेस नहीं है, तो दवाई हम विद होल्ड करते हैं। क्योंकि दवाई, कोई भी दवाई बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं है, हर दवाई का कोई ना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। तो दवाई तभी लेनी चाहिए जब बहुत ही
ज़रूरी है। तो जब कंफर्म हो जाता है तो फिर हम दवाई शुरू करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस हैं, उसमें दवाई कोई सुबह डालनी होती है, कोई रात को डालनी होती है, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। कई पेशेंट को एक दवाई चाहिए, किसी को 2, किसी को 3। तो इट इज़ डिसाइडेड बाय द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बाय एग्जामिनिंग द पेशेंट। एंड जर्नलाइज नहीं कर सकते कि हर पेशेंट को यही दवाई है, हर एक को 2 ही चाहिए। सो टेलर मेक करनी पड़ती हैं हर पेशेंट की नेसेसिटी के हिसाब से। जनरली सिर दर्द जब होता है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कई बार सिर दर्द हो तो आंखों की चेकअप करा लेना चाहिए। क्या उस वक्त भी ग्लूकोमा का खतरा होता है? हाँ जी, तो जैसे हमने डिस्कस किया एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में सडन प्रेशर बढ़ जाता है और अक्यूट पेन होती है, हेडेक होती है, वॉमिटिंग होती है। तो इसीलिए तभी कहा जाता है कि कभी भी हेडेक हो तो न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ आई स्पेशलिस्ट को भी ज़रूर दिखाना चाहिए। और मोस्टली न्यूरोलॉजिस्ट हमारे ओपिनियन के लिए भेजते हैं। तो अगर ये ग्लूकोमा है तो अगर पेशेंट हमारे पास आ जाए तो आसानी से पकड़ा जा सकता है और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ये संभव है कि ग्लूकोमा से विजन जो है, हमारी जो दृष्टि है, वो खराब ना हो? इसका एक ही तरीका है कि अगर पेशेंट हमारे पास टाइम पे आ जाए और हमारा जो भी ट्रीटमेंट हम उनको शुरू करें उनकी डिज़ीज़ कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रॉपरली फॉलो करें और रेगुलर हमारे पास आके दिखाते रहें, फिर हम ये चीज़ उनकी विजन लॉस बचा सकते हैं। अगर पेशेंट नहीं आता, लेट आता है, डैमेज हो चुका है, फिर हमारे बस का नहीं होता उस विजन को बचाना, क्योंकि जो डैमेज हो गया वो नस को डैमेज हो गया। तो आपको पता ही है कि कोई भी नर्वस टिश्यू को अगर डैमेज हो जाए वो रिकवर नहीं होता। तो नस को जो डैमेज हो चुका है वो इरिवर्सिबल होता है। तो हमने इसीलिए डैमेज होने से पहले पकड़ना है इस बीमारी को। ग्लूकोमा के जो पेशेंट होते हैं, जब आप चेक करते हैं और ग्लूकोमा निकलता है, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, और क्या कुछ खान पान में भी उन्हें परहेज आप बताते हैं? मैं अपने ग्लूकोमा पेशेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि उनको, कई लोग सुबह उठ के 4 गिलास 6 गिलास पानी पीते हैं। तो ग्लूकोमा पेशेंट को कभी भी इकट्ठा इतना पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे एकदम आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उनको 1 या 2 गिलास से ज़्यादा पानी एट ए टाइम नहीं पीना चाहिए। दूसरा, उनको कई लोग योगा करते हैं, योगा बहुत अच्छी चीज़ है, सबको हेल्दी रहने के लिए करना चाहिए। बट एक शीर्षासन है, अगर आप शीर्षासन करते हैं तो आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो डैमेज बढ़ सकता है। तो ये शीर्षासन ग्लूकोमा पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। और एक स्टीरॉयड ड्रॉप्स होते हैं, हमारे काफ़ी लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। हम लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। हमारा इंडिया में ये एक इट्स वेरी कॉमन अमंग आवर जनरल पॉपुलेशन। तो अगर, और स्टीरॉयड ड्रॉप्स ऐसे हैं जो काला मोतिया कर सकते हैं। तो कई बार एलर्जी और आंख लाल होती है तो आप किसी भी केमिस्ट के पास जाओ, वहाँ से स्टीरॉयड ड्रॉप ले लेते हैं, फिर आप सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड एकदम आंख को ठीक कर देगा, तो आपको लगता है तो मैजिक हो गया। ये स्टीरॉयड्स डबल एज्ड वेपन है, ये सफ़ेद मोतिया भी कर सकते हैं, काला मोतिया भी कर सकते हैं। तो काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनको स्किन एलर्जी है, स्किन ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, आंखों में एलर्जी होगी, आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो मोस्टली ये स्टीरॉयड्स होते हैं। तो स्टीरॉयड्स फिर आंख का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, काला मोतिया कर सकते हैं। तो स्टीरॉयड आपने करने हैं यूज़ तो हमेशा अंडर सुपरविजन करने हैं, 1 वीक 2 वीक जो भी रिकमेंडेड है, उसके बियॉन्ड नेवर डू सेल्फ मेडिकेशन। कभी भी खुद अपने डॉक्टर मत बनिए। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है जी। और चंडीगढ़ में तो आप हर सेक्टर, हर जगह आपको स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे। तो डायबिटिक पेशेंट्स पे मैं ज़रूर आऊँ, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये कहा जाता है कि हर साल आपको अपनी आंखों का पर्दा जो है वो चेक कराना चाहिए। तो वो ज़्यादा उनके लिए रेड फ्लैग है, वो ज़्यादा खतरे में है? डायबिटिक पेशेंट को जो आप बता रहे हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से आपकी अगेन परमानेंट विजुअल लॉस भी हो सकता है। तो उनकी, जब भी डायबिटिक पेशेंट डायग्नोज होता है, उनको आई स्पेशलिस्ट के पास स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्क्रीनिंग डायबिटिक पेशेंट की करें और समय पे पकड़ लें तो उनका इलाज लेज़र जहाँ इंजेक्शन होते हैं उससे उनका प्रॉपर इलाज हो सकता है। और डायबिटिक पेशेंट को ग्लूकोमा होने का भी खतरा ज़्यादा है। तो उनको जैसे ही डायबिटीज़ डायग्नोज हो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए और ग्लूकोमा एवेल्यूएशन के लिए उनको आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना। ये 2 अलग-अलग टेस्ट होते हैं? नहीं, एक आई स्पेशलिस्ट जब देखते हैं दोनों चीज़ें चेक हो जाती हैं इकट्ठी।
कुछ और रेड फ्लैग्स जो आप बताना चाहें ग्लूकोमा के जो पेशेंट्स हैं, अगर वो रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जाते और अनदेखा करते तो कितना खतरा हो सकता है उनके विजन को? काफ़ी खतरा है, काफ़ी खतरा है। चाहे ये स्लो बीमारी है, ग्लूकोमा में क्या है कि जो भी डैमेज हो रहा है बड़ा धीरे धीरे हो रहा है, तो पता नहीं चलता, पकड़ा नहीं जाता। तो अगर वो पेशेंट रेगुलर नहीं आएंगे तो उनको रिस्क तो काफ़ी है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके फैमिली में ग्लूकोमा है, या आप डायबिटिक हैं, या आपके चश्मा लगा हुआ है माइनस नंबर का, तो आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी अपना एक बार स्क्रीनिंग कराना चाहिए और उसके बाद एनुअल एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए। बच्चों को कितनी उम्र से आप बताते हैं कि इनकी आंखों का चेकअप ज़रूर कराया जाए अगर फैमिली में ग्लूकोमा है तो? बच्चों को लकीली जो बच्चों में वैरायटी है ग्लूकोमा की वो सिम्टोमेटिक है। उन बच्चों को पेन होएगी, वाटरिंग होएगी और दिखना भी कम हो जाएगा, तो वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। तो जो फैमिलीज़ में है उनके बच्चों को, अगर फैमिली में बच्चों को ग्लूकोमा है तो डेफिनेटली अपने सारे बच्चे जो उससे छोटे हैं, जैसे एक बच्चे को ग्लूकोमा है उसके छोटे भाई बहन का इमीडिएट स्क्रीनिंग कराना चाहिए। बट अदरवाइज़ अगर फैमिली में बड़ों में ग्लूकोमा है, उसका जो बच्चों वाले ग्लूकोमा एक अलग वैरायटी है, तो उसमें उनके लिए इमीडिएट स्क्रीनिंग नहीं चाहिए। बट अगर बच्चे को है किसी को तो फिर इमीडिएट सारे बच्चों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम तो हम करते ही हैं, जो रेगुलर हम यूटी में कर रहे हैं, उसमें हम जो बच्चे जिनको चश्मा लगा हुआ है वो पकड़े जाते हैं उस स्क्रीनिंग से, कि उनमें फिर लेजी आई होने का रिस्क होता है, वो एक अलग एस्पेक्ट है जी। बट ग्लूकोमा मोस्टली सिम्टोमेटिक होता है बच्चों में, तो इजीली पकड़ा जाता है। और यंगस्टर में, जवान लोगों में भी सिम्टम्स होते हैं? जवान लोगों में 40 से जो पहले होता है वो मोस्टली सिम्टोमेटिक होता है। ओके, 40 के क्योर बाद जो हो होता सकती है, है। हाँ, वो पकड़ा जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे अडल्ट ग्लूकोमा का है, सेम पैटर्न पे मेडिकेशन, लेज़र एंड सर्जरी। अब क्योंकि इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हो रहा है सर, जाने से पहले एक मैसेज जरूर दीजिए, लोग सचेत रहे और जो ग्लूकोमा के पेशेंट हैं वो किन बातों का ख्याल रखें, कुछ टिप्स भी दीजिए। हाँ जी, तो अभी हम ये वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक में मेडिकल कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रोग्राम्स, लेक पे वॉक कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस जनरेट हो। बाकी पेशेंट, जो मेरे पास पेशेंट ग्लूकोमा के हैं, उनको मैं हर साल एक अवेयरनेस टॉक देता हूँ, वो इस बार भी कर रहा हूँ। तो उसमें यही टिप्स होते हैं कि बी अवेयर ऑफ द डिज़ीज़, कि आपको ये पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज नहीं है, जो कि आपको साइलेंट थीफ है, बिना आपको बताए आपके दरवाजे पे दस्तक देगी और तब तक देर हो चुकी है। तो 40 साल से ऊपर सबको, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, हम तब पहुँचते हैं जब आईसीयू में जाने का टाइम होता है, लेट होता है, बहुत लेट जाते हैं। तो हमें एक अवेयरनेस, जागरूकता सब में हम तो जनरेट कर ही रहे हैं, पब्लिक को भी आपस में करनी चाहिए। और 40 साल से 45 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है, एक बार अपना आई टेस्ट जरूर कराएं। एटलीस्ट अगर किसी को है तो पकड़ा जाएगा, काला मोतिया पकड़ा जाएगा और फिर वो कंट्रोल किया जा सकता है कि आपको आपकी विजन को इफेक्ट ना करे, अंधापन ना हो। और अंधेपन से बचना है तो बहुत ज़रूरी कि आंखों का टेस्ट स्क्रीनिंग कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू।